नमस्कार दोस्तों। आज है 11 मार्च। आज के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें देखते हैं। पहला है कि अमेरिका लॉस एंड डैमेज फंड से बाहर आ गया। तो हम पहले समझेंगे कि लॉस एंड डैमेज फंड होता क्या है। उससे पहले हम देखते हैं कि अमेरिका पहला ऐसा संगठन नहीं है ये जो जलवायु वाला या पर्यावरण से संबंधित जिससे बाहर आ गया है। इसके साथ ही वो पेरिस समझौते से भी बाहर आ चुका है जो 2015 का हुआ करता था। साथ ही साथ IPCC जो होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1988 का, इससे अपने वैज्ञानिकों की भागीदारी रोक चुका है। उसके बाद ग्रीन क्लाइमेट फंड की धनराशि रोक चुका है। तो ये इतने हमने नाम पढ़े, इनको हम एक एक करके देखते हैं। पहला है लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में क्या है ये। तो हुआ क्या था कि एक 2022 में COP27 हुई थी। अब इम्पोर्टेंट क्या है, COP27 कहाँ हुई थी, तो मिस्र में हुई थी। और मिस्र तो हम जानते हैं, ये मिस्र कहाँ है, अफ्रीका वाला एरिया, ये सुएज नहर वाला। तो मिस्र में क्या हुआ था, 2022 में कोप हुआ था। कोप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। किसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, UNFCCC, जो पर्यावरण से संबंधित है। इसमें एक फंड बनाया गया था, लॉस एंड डैमेज फंड। फिर 2023 में मतलब अगले ही वर्ष COP28 में इसे लागू करने की सहमति बना दी गई। यहाँ पे विचार आया और अधिनियम आ गया, फिर उसे लागू कर दिया गया अगले वर्ष 23 में आके 28 में। ये देखा उद्देश्य क्या था। अब हम जानते हैं 1750 से दुनिया में क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, जो हम मॉडर्न जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें पढ़ते हैं। तो औद्योगिकरण जो स्टार्ट हुआ था, उस औद्योगिकरण के बाद से दुनिया भर का टेम्परेचर जो 2 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ने जा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो किन देशों का है। अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, जो यूरोपियन कंट्री हुए, चाइना हुआ, इन देशों का योगदान ज़्यादा है। और इनमें अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोपीय कंट्री चूँकि सबसे पहले अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन लाई थी, औद्योगिकरण, तो उनका योगदान ज़्यादा था। तो जो LDC ये है, जो LDF है, लॉस एंड डैमेज फंड, ये बनाया गया था इसी कारण। अब वो देश जो अभी विकास नहीं कर पाए, विकासशील हैं, अल्प विकसित, उनका विकास प्रभावित हो रहा है किसके कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण। जबकि उनकी तो कोई गलती ही नहीं है ना, विकास मतलब जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वो तो अब अपना विकास करना स्टार्ट कर चुके हैं। पर जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपना विकास पहले ही कर चुके हैं, और जितना प्रदूषण फैलाना था वो पहले फैला चुके हैं। तो इस वजह से क्या सोचा गया कि जैसे विकासशील देश हैं, छोटे आइलैंड कंट्री हैं, और जो जलवायु के कारण सबसे अधिक खतरे में है, उनकी एक मदद की जाएगी इस फंड को बना के। तो नाम क्या था, लॉस एंड डैमेज फंड। तो मालदीव जैसा जो देश है वो डूबने की कगार पे, तो इनकी मदद की जाएगी। साथ ही सहारा वाला एरिया है, सहारा कौन सा एरिया, अफ्रीका का ये एरिया, उत्तर का क्या कहलाता है, सहारा एरिया, नीचे साहेल एरिया। तो जो सहारा एरिया की कंट्री हैं, उन कंट्रियों में क्या ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, पिछड़ी कंट्रियां हैं। तो इन पिछड़ी कंट्री, गरीब कंट्रियों में मरुस्थलीकरण और एक समस्या बनती जा रही है। और मरुस्थलीकरण जो बढ़ रहा है उसका मेन कारण तो यही है कि वर्तमान में जलवायु, उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें खराब हो रही हैं, विनाश हो रहा है। अब ये आपदाएं जो अब तीव्रता से बढ़ी हैं, चरम आपदाएं, वो भी क्यों बढ़ी हैं, क्योंकि जलवायु को खतरा हो रहा है। तो अब इन आपदाओं को झेल कौन रहा है, गरीब देश। तो बाढ़, सूखा, चरम मौसमी आपदाओं से नष्ट कर रही हैं जो फसलें। तो इन सबके लिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया था, ताकि इन सारे देशों की मदद की जाए। तो लॉस एंड डैमेज का एक प्रबंधनीय जो गवर्निंग बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो प्रबंधन किया जाता है, मतलब ऐसे एक कमेटी टाइप का किया जाता है, जो फंड के संसाधनों का आवंटन का निर्णय लेता है कि देखो कौन सा देश को कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें ये करता है। उसके बाद देखें कि वर्ल्ड बैंक अंतरिम ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगा और अगले 4 वर्षों तक इस फंड की मेजबानी करेगा। ये सब तय हुआ था उस टाइम। तो अब क्योंकि वर्ल्ड बैंक अब संस्था है, तो वर्ल्ड बैंक बड़ी संस्था है, तो वो पूरे इंटरनेशनल जब रुपए की फंडिंग को मैनेज कर लेते हैं, तो उन्हें ही दिया गया इसका भी। तो यही पूछा जा सकता है। तो हमने समझा अब जो लॉस एंड डैमेज फंड है, लॉस एंड डैमेज फंड अमेरिका क्यों आएगा। अमेरिका कह रहा है हमारा कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, हम तो भाई रुपए नहीं देंगे। तो अमेरिका का ये कहना है। तो हमने ये समझ पाया अभी तक लॉस एंड डैमेज फंड। तो अगर हमें लिखना हो, समझना हो, तो क्या कहेंगे हम कि एक छोटा आइलैंड कंट्री जहाँ लोग शांति से रह रहे थे और वो कभी जलवायु परिवर्तन पर उन्होंने
उन्होंने कोई पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाया, पर चूंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो जल स्तर बढ़ रहा है, धीरे धीरे उनके घर बर्बाद, ये फसलें नष्ट होने लगी। तो ऐसी चीज़ों के लिए ही, जैसे कुछ ऐसे देशों के एग्जाम्पल भी हमें बता देने अगर हम मेंस लिख रहे, तो तुवालू, मालावी और मालदीव, बांग्लादेश, ये सारे देश हैं जो जलवायु का जो एक्सट्रीम वेदर है वो इनका इवेंट इनके यहाँ ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जो लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया था। कब बनाया हमने देखा, 2022 में बनाया गया था। और 22 के बाद से ही पाकिस्तान में 1700 प्लस लोग मर चुके हैं केवल बाढ़ के कारण। तो ऐसी समस्याएं आ रही हैं गरीब देशों में। तो ये चीज़ देखी हमने। अब जलवायु वित्त की कुछ, ये तो एक फंड देखा हमने, और भी फंड होते हैं बहुत सारे। तो लॉस एंड डैमेज तो एक फंड है ना, जैसे एक है क्योटो प्रोटोकॉल का फंड। अब क्योटो प्रोटोकॉल तो पर हम जानते हैं 1997 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल, तो 1997 में आया था और 2005 से तो लागू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, जो किससे संबंधित था, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था। पर क्योटो प्रोटोकॉल के फंड के मतलब प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही एक अडेप्टेशन फंड बनाया गया था। तो क्योंकि अभी हम फंड पढ़ रहे हैं पूरे दुनिया के, तो अडेप्टेशन एक फंड बनाया गया था जो जलवायु अनुकूल, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए आया था, जलवायु के लिए। तो जो अडेप्टेशन फंड था वो जलवायु अनुकूलन के लिए था। रुपए में याद नहीं रखने कि कितना रुपए है, इसमें मिलियन प्रतिबद्धता थी। तो इसमें विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं के लिए लागू करना था। मतलब विकासशील देशों को रुपए देना ताकि वो जो कार्बन उत्सर्जन उनके यहाँ ज़्यादा हो रहा है वो कम हो सके, ऐसी अच्छी तकनीकें लगाएं। उसके बाद अगला फंड है ग्रीन क्लाइमेट फंड, GCF। ये क्या है, तो ये 2010 के दौरान, कब, 2010 के दौरान कैनकून वाला जो एरिया था, कानकून वाला, तो 2010 के अंतर्गत कानकून सम्मेलन में ये स्थापित किया गया था। कौन सा, ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो कानकून सम्मेलन 2010, सेम प्रोसेस होगी, वही विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए ये भी फंड बनाया गया था। इसके बाद अगर हम देखें कि लॉस एंड डैमेज फंड वगैरह, तो इसकी विशेष कोष एक बनाया गया था जिसमें क्या था, कम विकसित देशों को विशेष फ़ायदा दिया जाएगा और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, LDCF का, तो लीस्ट डेवलपमेंट, तो जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री हैं, और इसका मतलब क्या हुआ, SCCF का, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। तो ये जो LDCF है इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 2001 में के अंतर्गत हुई थी। तो 2001 में ये बना था, और 2001 में बना, और इसका मतलब था कि जो गरीब देश हैं, कौन से, कम विकसित, मतलब गरीब देशों की जलवायु के लिए फंड देना। कब, 2001 में बना था, ये वाला देखा। उसके बाद आ जाओ अगला जो स्पेशल वाला है, ये भी 2001 में ही बना था। इसका क्या था कि ये देता था विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन प्लस ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, ये टेक्नोलॉजी के लिए भी रुपए दे रहा था, जो विशेष वाला है। तो ये स्थापित किए गए थे। उसके बाद हमने अभी देखा कैनकून वाला सम्मेलन, जो कानकून भी कहलाता है, तो इसे ऊपर ही देखा, इसके अंतर्गत कौन बना था, GCF बना था कानकून के अंतर्गत। हुआ कब था, 2010 के अंतर्गत हुआ था, और इसी में हमें याद रखना GCF जो था इसे बनाया गया था। और ये पहली बार, मतलब जो मेन जो समझौतों में से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समझौता था। इसके बाद पेरिस समझौता, तो हम जानते ही हैं अभी तक भारत, मतलब पूरे दुनिया में हुए सबसे मेन समझौते में यही समझौता होता है। तो जो पेरिस समझौता है ये कब हुआ था, तो COP21 के दौरान 2015 में हुआ था पेरिस में। नाम ही है पेरिस, तो पेरिस फ्रांस में हुआ था, और 2016 से ये लागू हुआ था। इसमें ही सबसे पहले बताया गया था कि टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री तक सीमित रखना है, मतलब 1.5 डिग्री से बढ़ने नहीं देना है, 1.5 से, और 2 से ज़्यादा तो जाने ही नहीं देना है। तो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाने नहीं देना है, 1.5 से ऊपर कोशिश करना है, 1.5 तक सीमित रखना। और पिछली वर्ष ही हमने देखा है 1.55 तो हम पहुंच चुके हैं इस वर्ष। तो 1.5 मतलब हम अपनी पहली सीमा को तो पार कर चुके हैं। तो ये, और पेरिस समझौते में ये एक और चीज़ आई थी, उसे कहते हैं NDC, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब हर देश खुद तय करेगा कि उसे कितना पर्यावरण को कम करना है। जैसे भारत ने अपना कर रखा है कि 2070 तक हम नेट जीरो करेंगे, और ऐसे ही विकसित देशों ने कर रखा है कि 2050 तक नेट जीरो करेंगे। ये सारी चीज़ें कब आई थी, पेरिस में। तो ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेरिस क्लाइमेट के बारे में। तो ये हमने देखा कोप के बारे में, कैनकून 2010, और ये फंड LDC वगैरह।
इसके बाद GEF आया एक अलग फंड। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड ये कब बना था? तो ये बना 1991 के अंतर्गत रियो सम्मेलन में। तो ये स्थापित मतलब 92 में हो पाया, प्रोसेस इसकी 91 से स्थापित हो गई थी। अब 92 में ये बना। इसमें क्या था? जैव विविधता की हानि, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, इनके लिए फंड बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। और GEF एक ट्रस्ट का ट्रस्टी, और GEF ट्रस्ट का प्रबंधन कौन करता है? सबका वर्ल्ड बैंक ही करता है। तो वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। तो ये भी किसके लिए होगा? सोचो समझौता जो विकासशील देशों के लिए ही होगा। तो ये भी किसके लिए है? जो विकासशील देश हैं उनके लिए ये समझौता है। तो ये हमने देखा इसके लिए। तो GEF, अब एक तो ऐसे पूछा जा सकता है, क्रम से पूछ ले। तो सबसे पुराने फंडों में से GEF है, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है। तो ये याद रखना है इसके बारे में। तो ये हमने देखा। अब अंतर्राष्ट्रीय कुछ और समझौते हैं जो इनसे संबंधित हैं। जैसे GEF अभी हमने देखा, उसके अंतर्गत GEF किसे किसे रुपए देता है पर्यावरण के लिए? तो एक मिनीमाता कन्वेंशन को देता है 2013 में। अब ये नॉर्मल आते रहते, अभी PCS में एक बार आया है कुछ वर्षों में कि मिनीमाता किससे जुड़ा है, कब आया? तो पारा से जुड़ा है, 2013 में आया था मिनीमाता, जो जापान वाला एरिया में फैला था। इसके बाद स्टॉकहोम सम्मेलन 2001 में आया था। तो कौन सा? स्टॉकहोम। हालांकि 2 सम्मेलन है, एक अलग अलग भी है, पर अभी हम जो पर्यावरण का पढ़ रहे हैं GEF के बारे में, ये 2001 का है सम्मेलन। तो स्टॉकहोम परसिस्ट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जो पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक है, वो उसे भी रुपए दे रहा है, यहीं से आ रहा है। उसके बाद है UNCBD, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट में है। जैव विविधता से संबंधित ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, और इसकी चर्चा कुछ दिन पहले हमने करी हुई थी। इसके बाद UNCCD। अब ये जो तीनों दिख रहे हैं ये सब एक साथ ही बने थे। जो कौन सा सम्मेलन हुआ करता था? रियो सम्मेलन 92 में आया था। तो रियो वाला 92 के अंतर्गत ये बने थे। तो उसी में CCD था। इसका मतलब कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मतलब मरुस्थलीकरण के संबंधित में, कि मरुस्थलीकरण को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। ये लागू कब हो पाया? 94 में। और चूंकि UNFCCC है, UNFCCC ये उसी के अंतर्गत बना था। तो ये 1992 में जब क्या हुआ था? रियो सम्मेलन हुआ था। तो हमने सारे देख लिए। इसमें GEF में जो है वर्तमान में 32 देश शामिल हैं। तो ये सारे सम्मेलन जो इतने हमें दिख रहे हैं, इनमें सब में रुपये कहाँ से आ रहा है? GEF से आ रहा है। इसके बाद IPCC देख लेते हैं। तो IPCC ने अपना क्या हुआ है? 7वां आकलन रिपोर्ट, मतलब वो रिपोर्ट निकालते हैं। तो रिपोर्ट अपनी एक नई जारी करी है इन IPCC ने। अब IPCC देखते हैं क्या है। तो हुआ क्या था कि जब रियो सम्मेलन होना था 92 वाला, जो रियो डी जेनेरियो वाला, उससे पहले ही 1988 में पर्यावरण जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय की स्थापना की गई थी। मतलब सोचा गया क्यों ना हम पर्यावरण को मिलकर सही करें, तो उसके लिए एक संस्था तो चाहिए। तो 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है WMO, और यूनाइटेड नेशंस का पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, और ये कई बार पूछा जा चुका है, IPCC कब बना था और कौन से संगठन के द्वारा बना था? मतलब 2 संगठन है। तो UNEP और WMO, ये 2 संगठन, इनके नाम भी आ चुके हैं कि किनके द्वारा ये बना था। तो याद रखना, UNEP याद रखना है और WMO याद रखना है, इनके द्वारा ही इसके स्थापित किया गया था। क्या भारत सदस्य होगा? तो जो पर्यावरण से संबंधित ज़्यादातर संधियों में भारत समझौता हमेशा कर लेता है, क्योंकि पर्यावरण के लिए हम काफ़ी तत्पर रहते हैं। तो उद्देश्य क्या था इसका? जलवायु परिवर्तन, जोखिम को कम करना, ये सारी चीज़ें, अडेप्टेशन, मिटिगेशन, IPCC के अंतर्गत आएगा। तो पहले कौन सा बना? IPCC बना। उसके बाद हुआ था जो 92 का रियो वाला सम्मेलन। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद तो IPCC की अभी जो रिपोर्ट आई है वो 6-7 वर्ष के अंतराल के बारे में विस्तृत आकलन पर जारी करता है। मतलब प्रत्येक IPCC प्रत्येक 6-7 वर्षों में विस्तृत आकलन करेगा, 6-7 वर्षों में, उसके बाद ये करता है। क्योंकि तब से सोचो अभी तक कितनी 6ठी रिपोर्ट है, 6ठी-7वीं रिपोर्ट आई है। तो 6 रिपोर्ट पहले प्रकाशित हो चुकी हैं, 7वां इस बार आया है इस बार। और जलवायु परिवर्तन को मानवता के लिए खतरा बताया गया था पिछले वाले में ही। तो अब निष्कर्ष में अगर देखें तो अमेरिका की घटती अगर प्रतिबद्धता है तो लॉस एंड डैमेज फंड कम होगा। अभी इससे संबंधित एक न्यूज़ भी आई है कि अफ्रीका में सूडान जैसे देश है ना, कई गरीब देश, उनमें अब भुखमरी की समस्या बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका अब रुपए हर एक चीज़ से कम कर रहा है। तो नॉर्मल है कि उन्हीं फंडों से गरीब देशों में वित्त पोषण होता था। अब विकासशील देशों के पास रुपए कम बचेगा, तो मतलब पर्यावरण के लिए आगे थोड़ा संकट ही है।
अगला देखें, भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यार्पण एक संधि हुई है। तो प्रत्यार्पण संधि क्या क्या हुई है कि ट्रंप ने ये कहा है कि उनकी सरकार क्या करेगी, राणा को, जो मुनव्वर राणा है, ये कौन हुआ करता था, तो 26/11 का जो वो हुआ था हमारे यहाँ मुंबई में हमला हुआ था, तो उसी मुंबई हमले के जो मेन व्यक्ति हुआ करता था उसका नाम राणा ही था। तो उसको अब भारत को प्रत्यार्पण कर दिया जाएगा। अभी वो कहाँ जेल में है, अमेरिका में। तो प्रत्यारोपण की जो संधि है, प्रत्यार्पण की संधि, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी भारत और इसके बीच है, अमेरिका के बीच। तो जब हमें क्या याद रखना है, जब कोई अपराधी एक देश का अपराध करके दूसरे देश में भाग जाता है, जैसे अब इसका जो राणा है, इसने अपराध कहाँ किया, भारत में 26/11 वाला हमला हुआ हमारे यहाँ, तो भाग के ये कहाँ चले गए, ये अमेरिका में। तो जो अगर कहें प्रत्यार्पण संधि क्या होती है, जब एक देश का अपराधी दूसरे देश में रहता है और उसने अपराध किया हो, तो दूसरा देश हो सकता है, जैसे भारत है, वो दूसरा देश अपराधी को सौंपने की मांग कर सकता है। तो मांगने, इसी कानूनी प्रक्रिया को एक्स्ट्राडिक्शन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्राडिक्शन। जैसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, प्रत्यार्पण कहेंगे, तो एक्स्ट्राडिक्शन या प्रत्यार्पण कहते हैं। तो ये संधि कब से हुई थी, तो संधि देख लेते हैं। संधि 97 से हुई थी, भारत और किसके बीच में, अमेरिका में। ऐसा नहीं है हर एक देश के साथ ही हमने कर रखी है, भारत और अमेरिका के बीच 97 से ये संधि। उद्देश्य क्या है, जैसे अब ये गंभीर अपराध करने वाले इंडिया से अमेरिका भाग जाए, अमेरिका से इंडिया आ जाए, तो हम लोग एक दूसरे को सौंप सकें उन अपराधियों को। तो अपराधी दोनों देशों में दंडनीय होना चाहिए। अब चूंकि ये जो राणा है वो कहाँ पे, अभी अमेरिका की जेल में ही है, तो दोनों देशों में दंडनीय होना चाहिए। वरना ऐसा होता है ना कभी कभी कि एक देश में दंडनीय, दूसरे देश में वो व्यक्ति नॉर्मल है। तो इसमें तब ये संधि लागू होगी जब भारत और अमेरिका दोनों देशों में वो व्यक्ति क्या हो, अपराधी होगा। प्रत्यारोपण अपराध कर ऐसे अपराध तो करने चाहिए जब से कम 1 साल की न्यूनतम सजा हो। अब वो तो पूरा आतंकवादी है तो उसे तो ज़्यादा ही मिलेगी। तो ये चीज़ें, अपवाद क्या है, राजनीतिक अपराधों का प्रत्यार्पण नहीं होगा। मतलब राजनीतिक अपराधी तो नॉर्मल भी हो सकते हैं, तो उनका नहीं होगा प्रत्यार्पण। लेकिन यदि उन्होंने बेमाना अपहरण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के और ऐसे चीज़ें की हैं, मतलब जो ज़्यादा आतंकवादी जैसी घटना है, तो तब आप प्रत्यारोपण किया जा सकता है। यदि आरोपी को मांगे गए देश पहले से ही दोषी ठहराया या बरी किया जा चुका है, तो प्रत्यारोपण नहीं होगा। क्योंकि दोषी ठहरा दिया गया है तो पहले से ही फिर भेजने से फ़ायदा क्या, तो केस चलना चाहिए उस पर। तो अब वो आएंगे, अगर भारत में ये आएगा जो, तो उसके बाद उस पर दोषी तब ठहराया जाएगा जब हमारा कोर्ट उस पर केस चलाएगा। तो ये बस अभी हमने ये कह रखा है कि वो आतंकवादी है। अब भारत में प्रत्यार्पण की प्रक्रिया क्या है, तो भारत में प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 लागू किया गया, जो 93 से लागू है। नोडल एजेंसी कौन सी, अगर हम विदेश से प्रत्यारोपण कर रहे हैं, मतलब प्रत्यार्पण, तो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत ही तो होगा ये। तो भारत की यह संधि वर्तमान में 48 देशों के साथ है, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और बांग्लादेश है। अब थोड़ा यहाँ दिमाग चलना चाहिए। अभी बांग्लादेश ने क्या कहा हमसे, बांग्लादेश ने कहा था हमसे कि हमारी और आपकी प्रत्यार्पण की संधि है, तो शेख हसीना जो भारत में है, उन शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए। पर हमने क्यों नहीं सौंपा, बांग्लादेश में उन्हें अपराधी घोषित कर दिया। भारत ने कहा हमारे यहाँ तो है नहीं अपराधी, क्योंकि प्रत्यार्पण की संधि क्या कहता है, दोनों देशों में अपराधी होना चाहिए व्यक्ति। तो भारत ने सौंपने से भी मना कर रखा है। तो ऐसे कनेक्ट कर लेनी होती हैं चीज़ें थोड़ा। अगला है प्रत्यार्पण के 5 प्रमुख सिद्धांत। जो कुछ सिद्धांत हैं, इनमें से कुछ याद रखने होते हैं। जैसे विशेषता का नियम, प्रत्यार्पित व्यक्ति केवल उसी देश में, मतलब केवल उसी अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। अब ऐसा नहीं भारत ने उसे बुला लिया फिर नए अपराध लगा दिए, तो उसी के लिए दंडित किया जाएगा जिस अपराध के लिए पहले से बात चल रही है। प्रारंभिक साक्ष्य आवश्यक है। अब नॉर्मल है, भारत पहले साक्ष्य सौंपेगा ना कि इन्होंने ही हमारे हमला किया था। दोहरे अपराध का सिद्धांत, जो हम अपने संविधान में भी पढ़ते हैं कि अपराध दोनों देशों में होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ प्रत्यार्पण योग्य अपराध सिद्धांत है। ऐसा मतलब अपराध होना चाहिए जो प्रत्यार्पण के योग्य हो। जैसे हमने देखा 1 वर्ष से ज़्यादा की सजा होनी चाहिए, निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। अब भारत अनुरोध कर सकता है, केवल विदेश मंत्रालय अनुरोध कर सकता है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार करेगा, विदेश मंत्रालय भारत सरकार के लिए अनुरोध करता है, उसके बाद ये लाया जाएगा इसमें। उसके अब अगला जो न्यूज़ है हमारा, तो हमने ये देखा मेन चीज़ें इसमें प्रत्यार्पण में। मैं जो मेन पॉइंट याद रखना है वो 1 साल वाला याद रखना, क्योंकि यहाँ से दिमाग थोड़ा चलेगा। अब एक चीज़ सोचना है, प्रत्यार्पण में भ्रष्टाचार का अपराधी आ सकता है क्या, भ्रष्टाचार का, ये सोचना है। उसके बाद है मनी लॉन्ड्रिंग का आ सकता है। इसके बाद आतंकवाद,
तो देख ही लिया हमने, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है आतंकवाद। नशीली दवाओं, बलात्कार, ऐसे क्या आ सकते हैं अपराधी? तो बिल्कुल ये सभी अपराधी आ सकते हैं क्योंकि ये बड़े अपराध होते हैं। तो ये संधि है इसमें, तो हमने ये देख लिया। अब अभी तक ऐसा हुआ है कभी कुछ ऐसा, अगर हमें एग्जाम्पल समझना हो तो बिल्कुल हुआ। एग्जाम्पल भी हम याद रख ही लेते हैं। जैसे अबू सलेम हुआ करता था, एक व्यक्ति, नाम सुना हो शायद, अबू सलेम। तो अबू सलेम कौन था? मुंबई में जो 2002 में, मतलब 2002, अबू सलेम मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड हुआ करता था। पुर्तगाल से इसे प्रत्यार्पण किया गया था। तो पुर्तगाल से प्रत्यार्पण किया गया था। ऐसे ही समीर भगत एक हुआ करता था, नशीली दवाओं के लिए हमने मंगा लिया था। तो ये डेविड हेडली 2014 में मुंबई हमलों का आरोपी था, उसे अमेरिका ने प्रत्यार्पण से इनकार कर दिया था। ये काफ़ी न्यूज़ चली थी बीच में। तो डेविड एक हेडली व्यक्ति हुआ करता था, डेविड हेडली, ये भी शामिल था मतलब 26/11 मुंबई हमले में। जैसे ये मुनावर राणा है, तो वैसे ही 26/11 में ये हुआ करता था। इसे पर डेविड हेडली को अमेरिका ने देने से मना कर दिया था। ऐसे ही नीरव मोदी की अभी प्रक्रिया चली रही है उन्हें लाने के लिए, क्योंकि वो घोटाले भ्रष्टाचार से संबंधित हैं। तो ये हमने देखा। अगला न्यूज़ है माधव राष्ट्रीय उद्यान से है। तो इससे संबंधित हमने एक आर्टिकल देखा था, पर दोबारा से हम इसे रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है कि बार बार रिवाइज़ होना चाहिए और बार बार ये चीज़ें एग्जाम में सेम पैटर्न पे आते हैं। तो जैसे अगर पहला क्वेश्चन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा कि 58वां बाघ टाइगर अभ्यारण्य कौन सा बना है। तो सबसे पहली संख्या याद होनी चाहिए कि अभी कितने हो गए भारत में टाइगर रिजर्व, 58। नेशनल पार्क तो ये पहले से था, अब ये टाइगर श्रेणी में चला गया। नेशनल पार्क तो पहले से ही था। तो 58वां माधव नेशनल पार्क के बारे में हमने देखा था। ये वाला एरिया हमारा ललितपुर वाला एरिया, झांसी का एरिया है, तो उसी के पास माधव नेशनल पार्क है। और इसी के पास अगर हम पूरा ही याद करें थोड़ा, तो इधर पन्ना नेशनल पार्क मिलेगा, और इन्हें हम याद रिवाइज कर लेते हैं। और यहाँ बांधवगढ़ है, संजय नेशनल पार्क है, और उसके बाद है जो नीचे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज, मैकाल रेंज, तो ये याद रखना। बिंध्यन है यहाँ पे, राजपीपला, ये रेंज वगैरह याद रखनी है क्योंकि एमपी वैसे ही फेमस है। तो जो माधव नेशनल पार्क है ये उत्तर प्रदेश के आसपास लगा हुआ है। इसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व के रूप में कर दिया है। तो भौगोलिक स्थिति केंद्रीय उच्च भूमि में आता है उत्तर की तरफ। यहाँ सख्य सागर और माधव सागर दक्षिण में स्थित है। तो अगर पूछा जाए सख्य सागर, जो ये वाला नाम है, सख्य सागर और माधव सागर दक्षिण भाग में स्थित, मतलब यहीं पे है सख्य सागर और जो माधव सागर। क्यों अभी हम बार बार इनका नाम पढ़ रहे हैं कि ये रामसर साइड के अंतर्गत है। तो पूछ लेगा माधव नेशनल पार्क के आसपास कोई रामसर साइड है, तो बिल्कुल है। अब माधव तो याद ही रहेगा, इसमें कोई बड़ी है ही नहीं बात। माधव नेशनल पार्क है और माधवी सागर है, पर ये जो सख्य सागर है तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है नदी तंत्र। तो यहाँ यह उद्यान सिंध नदी के जलग्रहण में आता है। सिंधु नहीं है जो अपना झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास वाला है, ये सिंध नदी है। तो ये याद रखना है। तो ये हमने एरिया देखा, ये विंध्य जो से क्षेत्र है उसके अपसादी चट्टानों में आता है, क्योंकि ये रहा विंध्यन वाला रेंज, तो यही ऊपर की तरफ आता है। तो ये देखा हमने। अब माधव नेशनल पार्क के बारे में अगर देखें तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और कटीले वन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो एक तो शुष्क पर्णपाती, उत्तर प्रदेश जैसा ही हाल है सेम, और कांटेदार वन पाए जाते हैं। जानवर कौन से मिलते हैं? तो नॉर्मल ही जानवर मिल रहे हैं, कोई ऐसा मतलब नया नहीं है, ऐसे हिरण है, नीलगाय है। तो ये यहाँ एक बार्किंग डियर ज़रूर मिलता है। अब बार्किंग डियर मतलब भौंकने वाली हिरण तो नहीं सुनी होगी, कुत्ता देखते हैं हम, पर यहाँ पर बार्किंग एक डियर पाई जाती है। तो ये देखा हमने इस एरिया में। उसके बाद है बाघ, जो बाघ अभ्यारण्य है क्या होता है, जो टाइगर रिजर्व है, तो एक संरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें विशेष रूप से जो टाइगर होते हैं उनको चिन्हित किया जाता है। संरचना क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है। नेशनल पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य भी बाघ अभ्यारण्य का हिस्सा हो सकता है। जैसा अभी हमने देखा कि ये नेशनल पार्क ही तो था पहले, और नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के अंतर्गत डाल दिया। तो नेशनल पार्क, वन्य अभ्यारण्य भी टाइगर रिजर्व। अब ऐसे समझो, नेशनल पार्क तो अवधारणा है, ये मान लो एक नेशनल पार्क है, यहाँ टाइगर रहते हैं। अब हमें लगा कि क्यों ना टाइगर को और संरक्षित कर दे, तो हमने यहाँ पर नेशनल पार्क के अंतर्गत एरिया को संरक्षित कर दिया। नेशनल पार्क पहले ही से था और उसे हमने क्या कर दिया, टाइगर रिजर्व कहने लगे। जैसे सरिस्का एग्जाम्पल है इसका, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य सरकार है, अब इम्पोर्टेंट एक चीज़ और क्या, राज्य सरकार है इन वन्यजीव अभ्यारण्य के तहत NTCA की सलाह पर अधिसूचित करता है। किसकी सलाह पर? NTCA, जो नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी है। तो ये जो टाइगर वाला NTCA, इसकी सलाह पर कर
कर कौन रहा है पर राज्य सरकार है। किस अधिनियम के अंतर्गत? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972। तो राज्य सरकारें करेंगी किसके अंतर्गत? एनटीसीए की सलाह पर। एनटीसीए क्या है अब देखते हैं। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए जो है वो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये स्थापित कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, 2006 में। तो मतलब भारत सरकार पहले से ही पर्यावरण के लिए कर रहा था, पर जो टाइगर संरक्षण प्राधिकरण है एनटीसीए, टाइगर का संरक्षण करना, ये 2006 के अंतर्गत बना था। संरक्षण की अध्यक्षता संरचना क्या है इस एनटीसीए की? तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि इसके अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री होंगे। जो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष में राज्यों के मंत्री वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसमें जो मेन प्रजाति है वो फ्लैगशिप प्रजाति है, क्योंकि हम जो मेन संरक्षण किसे कर रहे हैं, जो टाइगर को। इसके बाद है कि राष्ट्रीय पशु है ये जो टाइगर, हमारा बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसके बाद है वैश्विक बाघ, भारत की जनसंख्या का लगभग मतलब जो पूरी दुनिया में बाघ पाए जाते हैं ना, उनका 75% केवल भारत में ही पाया जाता है। तो ये और बड़ी बड़ी बात है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला हमने देखा तो ये 75% भारत में है। साथ ही साथ वो अपने म्यांमार, बांग्लादेश, इन सारे एरिया में ये पाए जाते हैं। बाघों का प्राकृतिक आवास, तो बाघ कुशल तैराक होते हैं और जल स्रोतों को पार करने में ये सक्षम होते हैं। तो कैसे हैं? तैराक होते हैं, क्योंकि हम कहाँ देखते हैं ना, जो कौन सा एरिया है जो उत्तर प्रदेश मतलब भारत में, ये जो बंगाल की खाड़ी वाल के आसपास सुंदरबन एरिया, वहाँ पे भी तो टाइगर पाए जाते हैं, जो सुंदरबन के टाइगर वगैरह, क्योंकि अच्छे तैराक होते हैं। प्रत्येक बाघ पर धारियाँ होती हैं, जो इन पे बाघ पे जो ऊपर ऊपर ये धारियाँ दिख रही होती हैं, ये धारियाँ ही इनकी आधार कार्ड होती हैं। जो धारियाँ हैं, जैसे ये धारियाँ किसी भी टाइगर की सेम नहीं होंगी, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते हैं, वैसे ही बाघ एकाकी होता है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है और क्षेत्रीय होता है उसका अधिकार वगैरह। ऊंचे पर्वत, मैंग्रोव, अब कहीं भी अगर पूछ ले भारत में टाइगर हर एक जगह पाया जा रहा होगा, तो हर एक जगह पाया जा रहा है, तो हम ऐसे कह ही नहीं सकते कहीं नहीं पाया जाता, हर एक जगह मिलता है। बाघों की अगर स्थिति देखें तो दिख रहा है मध्य प्रदेश में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा दिखती है, तो 700-800 के आसपास तक तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक में, और उसके बाद ये दो नाम याद रखने, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में है। इसके बाद हमने देखा कि ये किस सूची में आएगा, तो अनुसूची वन में आएगा, जो क्या होता है 1972 की अनुसूची वन। अब ये अनुसूचियाँ जो दिखती हैं, हालांकि हम पढ़ चुके हैं, पर इन्हें समझ लेना, पहली होगी तो समझो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाएगी, फिर दूसरी होगी थोड़ा कम चलेगा, पहले में सबसे ज़्यादा जो मेन जीव आते हैं किस में, संकटग्रस्त में है। जो टाइगर है वो संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड में आते हैं, मतलब थोड़े खतरे में। साइट्स क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीवों के व्यापार की एक संधि होती है, मतलब एक देश दूसरे देश को अपने जानवरों को नहीं बेच सकता है, तो इसके लिए संधि है, उसमें भी अपेंडिक्स 1 में आता है, मतलब ये यहाँ पे भी नहीं बेचा जा सकता है। ऑल इंडिया का अगर देखें तो कुल बाघों की जो संख्या है वो 3167 के आसपास अभी है। उसके बाद हमने देखा कि जो 58 अभी टाइगर रिजर्व हो ही चुके हैं भारत में, और 75% आबादी रहती है। 2022 में साख्य और ये वाली चीज़ें हैं, तो ये मेन की पॉइंट थे तीनों के तीनों। उसके संबंध में ये अब आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और इसे बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसके बाद एक टॉपिक है इनसाइडर ट्रेडिंग, काफ़ी चर्चा में चलता रहता है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या हुआ, जैसे मान लो कि एक कंपनी है एबीसी, इस कंपनी के कोई अंतर्गत कोई ये काम कर रहा है, मान लो कंपनी कोई अगला एक प्रोजेक्ट लेके आ रही, मान लो कंपनी अगले साल या अगले कुछ महीनों में 1 लाख करोड़ से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी। प्रोजेक्ट बढ़िया है, सारी चीज़ें अच्छी। अब ये चीज़ सबको पता है कि अगर प्रोजेक्ट ऐसे बड़े बड़े आते हैं और अच्छे आते हैं, तो इसके बाद या कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, हो सकता है ना कि मान लो सरकार एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रही हो कि हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं और 2 लाख करोड़, और उसके बाद ये हम संधि करेंगे और रोड बनानी है, ये सब बना। अब सोचो इस कंपनी के पास जो कि शेयर मार्केट में रजिस्टर है, इसके शेयर कैसे जाएंगे? अगर गवर्नमेंट या कोई भी अडानी अंबानी कोई भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, ये लोग खुद, तो अब इस कंपनी के शेयर एकदम से ऊंचे जाएंगे कि नहीं? जब कंपनी बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है या फिर कोई विदेशी व्यक्ति या बड़ा रुपये आता है, तो कंपनी के शेयर ऊपर जाएंगे। अब एक चीज़ सोचो, क्या हो कि हमें पता हो पहले से ही कि इस कंपनी की संधि इससे होने वाली है, एक समझौता होने वाला है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के साथ ऐसा होने वाला, या ये कंपनी कुछ ऐसा ला रही है इससे मार्केट शेयर ज़्यादा जा सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये मान लो एक दिन पहले भी पता हो या कुछ दिन पहले पता हो, तो हम उस कंपनी के 2-4 हज़ार 5 हज़ार क्या कर लेंगे, शेयर लेके रख लेंगे। और जैसे ही कंपनी लिस्ट होगा मार्केट में, मतलब जैसे ही उसका स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, हम उसी दिन शेयर को बेच देंगे। उसके बाद कंपनी चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, क्योंकि हमें तो फ़ायदा हो गया ना। तो यही होती है इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब इनसाइड की बातें जिन्हें पता होती वो कभी कभी ऐसा जो होता है ना मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सेबी ने नेस्ले इंडिया को इनसाइडर ट्रेडिंग के उल्लंघन के लिए अभी चेतावनी दी है कि नेस्ले जो इंडिया है जो वो इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। अब भारत में ये सब देखता कौन है, सेबी देखता है। तो इसे हम थोड़ा समझते हैं आसानी से। पहले तो इनसाइडर ट्रेडिंग का अर्थ हमने देख लिया, किसी कंपनी की जो अप्रकाशित है, मतलब प्रकाशित नहीं हुई है ऐसी संवेदनशील जानकारी जिससे उसके जो शेयरों को खरीद फरोख्त करी जा सकती है। अब हमें पता है कि शेयर, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें पता है कि शेयर मार्केट में ये कंपनी में कुछ ऐसा गड़बड़ होने वाला है या हो चुका है, बस अभी मार्केट में आ ही नहीं है वो बात कि कंपनी के शेयर गिरेंगे, तब भी तो हम शेयरों को बेच सकते हैं दूसरों को, और जब गिरेंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि हमने दूसरों को बेच दिया। तो ये सारी गोपनीय डाटा इनसाइडर ट्रेडिंग के अंतर्गत आते हैं। कौन हो सकते हैं, कंपनी के निदेशक। अब सारी चीज़ें कंपनी को पहले पता होती है ना, कंपनी के जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो अधिकारी या कर्मचारियों को भी, मान लो कोई कर्मचारी जाए और उसने सुन ली बात और उसे पता चले, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ऑडिटर, कानूनी सलाहकार, प्रमुख, ये सब लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे यूज़ का मतलब इन्हें पता होता है ये चीज़ें, पर इन्हें मतलब ये उपयोग नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति अंदरूनी जानकारी के आधार पर अगर ऐसा करता है तो ये निष्पक्ष नहीं रहेगा और फिर क्या हो जाएगा, सेबी जेल भी भेज सकती है। अभी हम देखेंगे कई लोग ऐसे जेल गए भी हैं। तो एग्जाम्पल ये हमने दिया है कि जैसे रवि एक बड़ी कंपनी में सीनियर फाइनेंस एनालिस्ट है, उसका बॉस खुफिया जानकारी मिली है बॉस से कि कंपनी जल्द ही एक बड़ी डील करने वाली है और इससे शेयर में तेज़ी से बढ़ने वाली है। अब क्या हुआ, इसके दिमाग में सातेर आया और इसने 5,000 शेयर एकदम से खरीद लिए। अगले दिन क्या हुआ, शेयर की कीमत 30% बढ़ गई और उसे कितना हो गया, लाभ हो ही जाएगा। सोचो, डबल लाभ हो जाएगा। अब इनसाइडर ट्रेडिंग के परिणाम सेबी जांच करेगा। सेबी को लगेगा संदिग्ध है, पता चल जाता है तो उसे पकड़ेगा और जेल में और डाल देगा। तो ये वाली चीज़ करते हैं सेबी, और भारी जुर्माना लगाता है। क्या ऐसा कभी हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। हम 2 एग्जाम्पल देखते हैं कि राजारत्नम एक व्यक्ति हुआ करते थे, श्रीलंका के अरबपति। उन्होंने हेज फंड कंपनी गैलेप ग्रुप के मालिक हुआ करते थे। वो एक कंपनी थी गैलेप ग्रुप। उन्होंने कंपनी के अंदरूनी लोगों से गुप्त जानकारी लेकर जो शेयर थे वो खरीदे और बेचे। मतलब वो तो कंपनी के चूंकि संबंधित थे तो उन्हें पता चल गया क्या क्या हो सकता है, खरीदे और बेचे। अब उन्हें $1 अरब का मुनाफा हुआ। अब ये लोग बड़े लोग हैं, अरब डॉलर में मुनाफा करते हैं। FBI ने पकड़ ली अमेरिका में, 11 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। तो ये वाली चीज़ हुई। अपने यहाँ हुआ है क्या? बिल्कुल। राजन गुप्ता एक व्यक्ति हुआ करते थे, गोल्डमैन सैक एक कंपनी है उसकी, अमेरिका की, बोर्ड में हुआ करते थे। अरबपति ने बताया कि गोल्डमैन सैक है उसके वॉरेन बफे से 5, मतलब इस कंपनी में जो गोल्डमैन सैक की कंपनी है वॉरेन बफे से $5 अरब की डील करने वाला है। इन्होंने तुरंत गोल्डमैन सैक के शेयर खरीद लिए, मोटी कमाई की। सेबी को पता लग गया, 2 साल की सज़ा हुई और उसके बाद है, मतलब शुरुआत में 2 साल की जेल हुई और 11 साल की जेल, और फिर बाद में और भी मतलब 1500 करोड़ तक का जुर्माना लगा था। तो ये ऐसे केस रियल में हुए हैं और होते रहते हैं। तो इस वजह से सरकार ने SBI पे, मतलब सेबी इन पर रोक लगाता है। तो सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 2015 में सख्त कानून लेके आया है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 2024 में भी इन्होंने अपने कंपनी के आंतरिक लोग निष्पक्षता से काम करें, ये बातें कही हैं। ट्रेडिंग विंडो, सेबी ने ट्रेडिंग विंडो का नियम बनाया जिसमें इनसाइडर केवल एक निर्धारित समय सीमा में कंपनी के शेयर में व्यापार कर सकते। मतलब जो पहले से इनसाइडर लोग हैं वो एक निश्चित उन्हें समय सीमा दी जाएगी, तभी वो लोग शेयर खरीद सकते हैं अपनी कंपनी के अंतर्गत, वरना ऐसा दुरुपयोग नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली, दंड तो मिल ही जाएगा। अब ऐसा अगला है अम्मू स्वामीनाथन। अब ये क्यों चर्चा में इतने सालों के बाद? अम्मू स्वामीनाथन वो महिला हुआ करती थी, जो हम पढ़ते हैं ना संविधान जब लागू हुआ था तो 15 महिलाएं बैठती थी उसमें, तो उन्हीं में से एक महिला थी अम्मू स्वामीनाथन। तो अभी इनमें चर्चा हुई है इनकी, तो इस वजह से अभी क्या हुआ है, इनका नाम थोड़ा आया है, तो मतलब न्यूज़ में आई है एक तरीके से। तो अभी हम इनका
इनका थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ऐसी जो महिलाएं चर्चा में आती हैं और ऐतिहासिक हैं, क्योंकि हमारे संविधान को अगर निर्मात्री सभा से कोई जुड़ा है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अब इनके बारे में हम देखते हैं। तो कहानी इनकी समझते हैं कि जब सभा में गूंजी जो शूद्राची की आवाज़, तो हुआ क्या था, 46 में एक बैठक चल रही थी संविधान सभा की। 1946 में एक महिला खड़ी हुई, उन्होंने जोर से कहा, मैं शूद्राची हूँ। नाम क्या था इनका, अम्बू स्वामीनाथन। तो अम्बू स्वामीनाथन ने क्यों कहा मैं शूद्राची हूँ, तो वो खड़ी हुई, उन्होंने कहा शूद्राची हूँ, यानी शूद्र महिला हूँ। सभी चौंक गए और जो लोग हुआ करते थे, फिर अब लोगों में थोड़ा क्या हुआ, जातिवाद भेदभाव उस टाइम ज़्यादा हुआ करता था, भेदभाव, तो उसको एक चुनौती दे रही थी। तो अम्बू स्वामीनाथन भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण महिला हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा था मैं एक शूद्र हूँ, मतलब खुल के संविधान की सभा में उन्होंने भारतीय समाज के ऊंच नीच प्रथा का सीधा प्रहार किया और महिलाओं सभी वर्ग को समानता की बात करी। तो अम्मू स्वामीनाथन का जन्म जो हुआ था केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। वैसे क्वेश्चन आ सकते, पूछेगा अम्मू स्वामीनाथन कौन थी, प्यार से उन्हें अम्मू कुट्टी बुलाया जाता था। स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो में जुड़ी थी, जेल भी गई थी। 46 में मद्रास के संविधान सभा की सदस्य बनी थी। फिर संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये अम्मू स्वामीनाथन और महिला अधिकार के बारे में देखें, खुद को शूद्राची कहकर मानसिकता को चुनौती दी जो उच्च नीच वाली थी। 17 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने, अब ये अच्छा है, एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन बनाई थी। उद्देश्य क्या था, वही महिला को वोट के अधिकार देने, और इसी के बाद महिलाओं को वोट के अधिकार मिल भी गए थे। संविधान सभा की महिलाओं में भागीदारी की वकालत की थी और भारत की पहली महिला संसद की सदस्य भी बनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है इनके बारे में, अगर ये लाइन आ जाती है तो काफ़ी अच्छा है कि भारत की पहली संसद की सदस्य भी बनी थी ये। तो कौन क्या क्या याद रखना है इनके बारे में सारी चीज़ें। बाकी इनकी प्रेरणा तो है, ये बेबाक हुआ करती थी, महिलाओं के सम्मान और सारी चीज़ें बात की, और महिलाओं को अधिकार देने वाले अग्रणी लोगों में से ये मानी जाती हैं। अब ये क्यों अभी हम चर्चा में चल रहे हैं, क्योंकि अभी महिला दिवस मनाया गया था 8 तारीख को, इस वजह से। तो महिला अधिकारों का विकास, स्वतंत्रता पूर्व जो भारत में महिलाओं के अधिकार के लिए शुरुआत से ही अम्मू स्वामीनाथन जैसी महिलाओं ने भूमिका निभाई थी, संविधान में भी आवाज़ उठाई, और स्वतंत्रता के बाद भी महिला अधिकार, जो मताधिकार है, कानूनी समानता की बात कही थी, जो आज भी संघर्ष उनका जारी है। मतलब ऐसे संघर्ष जो उनने चलाए थे वो आज भी जारी हैं, तो ये कह सकते हैं। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो हाल में ही क्या हुआ है, 2024 के लिए 23 लेखकों को, अब 23 लेखकों को, अब ये पीसीएस में तो ये भी पूछ लेगा कितने लेखकों को, तो 23 लेखकों को 2024 में दिया गया। पर यूपीएससी में लेखक की संख्या तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर साहित्य अकादमी पुरस्कार आ सकता है, क्योंकि पिछले हमने 2 वर्ष से देखा है कि वहाँ पे पुरस्कार हुआ, खेल से संबंधित भी आ सकते हैं, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हुई, अब उससे संबंधित भी आ सकता है, क्योंकि पिछले 1-2 वर्षों में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो अब 23 लेखक याद रखना है, पीसीएस के लिए सही रहेगा, पर यूपीएससी में साहित्य अकादमी पुरस्कार हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की। पंजीकरण को, मतलब किससे के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है, तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत है। तो ये भी याद रखना है, सोसाइटी पंजीकरण मतलब अगर कोई संस्था है, अकादमी है, तो किसी के अंदर रजिस्टर तो होगी ना, तो 1860 के अंतर्गत रजिस्टर है। संस्कृत मंत्रालय के आता है, जो कल्चरल अपना मिनिस्ट्री है, मुख्यालय नई दिल्ली में। 24 भाषाओं में ये साहित्य अकादमी का पुरस्कार देते हैं। और अनुसूची कौन से जुड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अनुसूची 8 से संबंधित है साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्यों, क्योंकि इसमें 22 भाषाएं में तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ 2 भाषाएं और हैं जिनमें ये दिया जाता है, अंग्रेजी और राजस्थानी। तो कुल कितने हो गए, 24 पुरस्कार। तो भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, ऐसा नहीं विदेशियों को। किसे, भारतीय। श्रेष्ठ अनुवाद के लिए दिया जा सकता है, बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए जिन्होंने कविताएं लिखी हैं या कहानियां लिखी हैं। युवा लेखकों को दुर्लभ भाषाओं के लिए, मतलब भारत में कई भाषाएं हैं जो दुर्लभ है, तो विभिन्न कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक सबके लिए दिया जाता है। तो एक तो ये पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि इसका संवैधानिक आधार कौन सा है, तो कौन सी अनुसूची है, 8वां, क्योंकि भाषा। प्रशासनिक पूछा जा सकता है किस मंत्रालय के अंतर्गत है, संस्कृति मंत्रालय।
है। पुरस्कार में क्या होता है, तो पात्रता और नियम भी दिए गए हैं। उसके बाद अगला है युद्ध अभ्यास खंजर। तो खंजर जो है किसके साथ है, किर्गिस्तान के साथ है। तो कल शाम वाली जो वीडियो थी पीसीएस वाले, उसमें हमने ये देखा भी था किर्गिस्तान वाला एरिया। तो एक बार रिवाइज करते हैं। तुर्कमेनिस्तान है इधर, उज्बेकिस्तान है बीच में लैंड लॉक, फिर ये कजाकिस्तान मिलेगा जो स्थान वाले में आते, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजा। इसके बाद इधर मिलेगा किर्गिस्तान और नीचे ताजिकिस्तान। तो इसके साथ हमने समझौता किया है, मतलब समझौते का नहीं, युद्ध अभ्यास किया है, खंजर वाला है। तो खंजर किर्गिस्तान के साथ किया है स्पेशल फोर्स के बीच में। और ये भी हमने कल देखा ही था कि ये कहाँ हुआ है, तो किर्गिस्तान वाले एरिया ही में हुआ था ये। तो ये मेन है इसमें। अब कुछ और हम समझौते देखते हैं, जैसे हैंड इन हैंड है चाइना के साथ। तो हम कर सकते हैं कि चाइना से हमारी हाथों हाथ लड़ाई होती है नहीं है वैसे हैंड इन हैंड, तो अच्छा है अभ्यास है, पर याद करने के लिए हम रख सकते हैं कि हैंड इन हैंड किससे लड़ाई हो रही है, चाइना के साथ। ऐसे ही संप्रीति बांग्लादेश के था, प्रीति अच्छी चीज़ है, संप्रीति तो हमारा बांग्लादेश के साथ। वज्र प्रहार, तो अमेरिका के साथ हमारा कौन सा, वज्र प्रहार। अमेरिका दुनिया में वज्र जैसा प्रहार करता है। ऐसे ही जो सहयोग काजिन, तो कैजिन करके है, जापान के साथ में है। तो ये देखा हमने। प्रश्न ये याद रख सकते हैं कौन सा है, ये साहित्य अकादमी से जो अभी पढ़ा संबंधित ये प्रश्न है। इसके बाद ये प्रश्न और है कुछ, ये वाला एक है युद्ध खंजर के बारे में, और इसका ये आंसर दे दिया है, तो ये देखना है। इसके बाद एक हंटा वायरस है। तो हंटा वायरस है, हंटा वायरस जो है एक घातक रोग है जो चूहों से ज़्यादा फैलता है। तो कौन से, चूहों से फैलता है। तो चूहे का मतलब केवल चूहे नहीं हो सकते, गिलहरी भी हो सकती है, तो गिलहरियाँ भी हो सकती हैं, चूहे, गिलहरियाँ, ये सारी। साथ ही ये किसे मतलब कहाँ पे होते, फेफड़े हुए, और उसके बाद है किडनी हुई, तो फेफड़े, किडनी, इन सबको प्रभावित करने वाला ये हंटा एक वायरस है। तो हमने देखा, तो ये रोडेंट के द्वारा होते हैं। रोडेंट क्या होते हैं, कोई भी ऐसे जीव जो दांतों से कुदरते हैं ना चीज़ें, कृदंत जिन्हें कहते हैं। जैसे चूहा हो सकता है, सफ़ेद पैर वाले चूहे, राइस रैट्स, मतलब चूहे के कई सारे प्रकार, गिलहरी वगैरह, ये सब है। संक्रमण कैसे हो सकता है, इनके मल मूत्र संपर्क में आने से, ऐसे चूहे के संपर्क में कोई खाना और एक कोई वस्तु आएगी तो उससे इंसानों से इंसानों में कम फैलता है ये, नॉर्मल ये। अब उससे होने वाला एक सांस से संबंधित बीमारी 30 से 40% इसकी मृत्यु दर है, मतलब हो जाए तो इतनी चांस होते हैं मरने की भी। किडनी की विफलता एक मेन इसका कारण है, जिससे रक्तस्राव की समस्या आती है, तो ये वाला है। अब इसमें हंटा के दो हैं, एक पल्मोनरी सिंड्रोम है जिसमें मृत्यु दर ज़्यादा है, एक नॉर्मल है फीवर वाला, तो इसमें मृत्यु दर लगभग ना के बराबर ही है। तो जो हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम करके, और एक हंटा वायरस पल्मोनरी है, तो पल्मोनरी वाला थोड़ा ज़्यादा घातक है। सबसे अधिक जोखिम किन्हें होता है, कृषि में जो कार्य कर रहे होते हैं, क्योंकि सोचो ये चूहे, गिलहरी, जानवर, ये उन्हीं एरिया में ज़्यादा रहते हैं ना, कृषि वाले। तो वन निवासी और कृदंत संपर्क में आने वाले लोगों को ये ज़्यादा होने की समस्या, मतलब ऐसा चीज़ें देखिए। कोई विशिष्ट अभी तक एंटीवायरल दवा नहीं है, नॉर्मल हम सिम्टम्स को देख के दवा देते थे, जैसे बुखार वाली बुखार वाले में आ जाएंगी, तो सिम्टम्स को देख के। ये अभी इसका क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आपको। और दूसरा भी है ये। इसके बाद एक है विशाल गोलियत बीटल। तो बीटल ऐसे जो होते हैं ना छोटे से, वो ऐसा कह सकते हो, इतने छोटे से कीड़े टाइप के होते हैं, ऐसे से जो दिखते हैं, कॉकरोच टाइप के ऐसे। तो जो बीटल होते हैं, तो विशाल गोलियत बीटल वो विलुप्ति की कगार पे है। तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ पे, पश्चिमी अफ्रीका के कोको उद्योग और ड्राइड इंसेक्ट्स के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण गैलीथिया बीटल की एक प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम देखते हैं अफ्रीका वाला ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे किसका उत्पादन होता है, कोको का उत्पादन होता है, जो कॉफ़ी चॉकलेट में यूज़ करते हैं। तो कोको का उद्योग होता है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है कोको वाला, तो ये वाला क्षेत्र है एनसीईआरटी में अलग से। तो कोको इंडस्ट्री और ड्राइड इंसेक्ट्स के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि अब ये इंडस्ट्री ज़्यादा लगती है तो हम दवाएँ यूज़ करते हैं, और ये जीव अब दूसरी जगह जाएंगे, तो इनके बीच धीमे धीमे करके इनकी विलुप्त ही हो गई है प्रजाति, क्योंकि आजकल कीटनाशक वगैरह ऐसी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये दुनिया में सबसे भारी कीटों में से एक थे, मतलब एक हैं। तो अगर पूछा जाए गोलियत बीटल क्या है, तो दुनिया के सबसे भारी कीटों में से एक है। इनकी 5 प्रजातियां हैं। नर में 22 आकार के सींग होते हैं, ये ऐसे करके छोटा सा कीट है ना, इनमें ये 22 आकार के ऐसे करके सींग टाइप के होते हैं, और मादाओं में सींग नहीं होते, रात्रिचर होते हैं कीट, ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। तो ये है इसमें। तो ये बाकी ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर के रूप में कार्य करते हैं, मतलब मृत पौधों जानवरों को अपघटित करने का ये काम करते हैं। गैलियत बीटल देख लिए,
वनों की कटाई के कारण अभी क्या हो गए, नष्ट हो रहे हैं। कीट जो हम व्यापार करते हैं उसके कारण है, तो शिकार इनका ज़्यादा हो रहा है। तो ड्राइड इंसेक्ट मतलब लोग होते हैं उनका शिकार करते हैं, वो यूज़ करते होंगे चीज़ों में, उससे जलवायु परिवर्तन के कारण इनका खतरा हो ही गया। तो ये हमने 11 मार्च के सब जो आज के करंट अफेयर्स थे वो सब देखे।